बिब्लियोफाइल फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिब्लियोफाइल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Very thankful to the Bibliophile family. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बिब्लियोफाइल फैमिली को। मैं बिब्लियोफाइल फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। Bibliophile, thank you. बिब्लियोफाइल का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। पहले तो दोस्तों आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज हम लोग एसएससी प्री का पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर इंग्लिश का। तो दोस्तों जो आज ये पेपर लगा था कल बुधवार को बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के अंदर, दोस्तों पेपर नंबर था आपका जो टेस्ट लगा था 023804। ये जो अपना टेस्ट नंबर है इसका दोस्तों इसके अंदर मैं इंग्लिश का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके अंदर क्या रूल अप्लाई हो रहे हैं, हम लोग बिल्कुल आराम से उनको स्टडी करेंगे। और दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियर रखना चीज़ें। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। ओके, तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपकी एरर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पढ़ो एक बार। ये क्वेश्चन है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो दैट कंजंक्शन है वो मिसिंग है। तो दोस्तों अगर दैट कंजंक्शन अगर ऑब्जेक्ट का काम करता है तो अगर आप उसको नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है। तो मतलब यहाँ पर वो एरर नहीं है, ठीक है ना। अगर दैट किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप उसको ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर एरर नहीं है। तो द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, आइटम जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्या है, क्या थे, वर द रोजवुड कार्विंग्स। कार्विंग्स दोस्तों वो होती है जो कलाकृतियाँ होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह बनी रहती है रोजवुड की। तो वो क्या होती हैं, रोजवुड कार्विंग्स होती हैं, कलाकृतियाँ होती हैं। तो रोजवुड की जो कार्विंग्स हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड और द थिक वुड फर्नीचर। थिक वुड फर्नीचर क्या होता है दोस्तों, थिक वुड होता है जो सागवान का जो फर्नीचर होता है ना, सागवान एक पेड़ होता है उसका जो फर्नीचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थिक वुड की लकड़ी। तो फर्नीचर्स ऑफ द डच डिज़ाइन। दोस्तों जो डच है ये एक डिज़ाइन का नाम है। तो दोस्तों आप इसके अंदर अगर एरर देखते हो तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि फर्नीचर्स, दोस्तों आप लोगों ने जब नाउन का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नाउन अनकाउंटेबल होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन को दोस्तों कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और फर्नीचर उनमें से एक है। वो कौन कौन सी नाउन है, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, मशीनरी, सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, एडवाइस, प्रोज। दोस्तों ये जो जितनी भी नाउन है ये सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं और इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें एस या ईएस नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसमें एरर कहाँ है, अपने सी पार्ट के अंदर एरर है, फर्नीचर करो, आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का हम लोग इसमें देखते हैं। ये भी दोस्तों ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को क्या फाइंड करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। तो दोस्तों लिखा क्या हुआ है, द पुलिस वाज बैफल्ड। बैफल्ड का दोस्तों मतलब होता है भ्रमित होना। भ्रमित मतलब कई आदमी बावड़ा नहीं हो जाता, बोले तो बावड़ा हो गया। तो बैफल्ड का मतलब क्या होता है, बावड़ा हो जाना, भ्रमित होना। तो पुलिस क्या हो गई, भ्रमित थी। पुलिस क्या थी, भ्रमित थी। एंड शेरलॉक होम्स। दोस्तों शेरलॉक होम्स ऐसी एक यूनिट होती है जिसके पास एक अच्छी पावर होती है, मतलब कुछ किसी के पास कोई स्पेशल पावर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेरलॉक होम्स। तो पुलिस तो क्या थी, भ्रमित थी, और जिनके पास स्पेशल पावर थी उनको बुलाया गया किसके लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पुलिस के बाद में क्या लिखा हुआ है, वोज। और दोस्तों कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती है। नाउन के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी नाउन होती है वो, पुलिस, पीपुल, जेंट्री, पीजेंट्री, कैटल, क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, स्वाइन। ये जितनी भी नाउन है दोस्तों ये हमेशा क्या होती हैं, ये प्लूरल होती हैं। तो अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ आप वोज का यूज कैसे कर रहे हो,
तो दोस्तों यहाँ पर एरर कहाँ है? वॉज में। वॉज की जगह आपको क्या यूज करना है? वर का यूज करना है। तो इसके अंदर एरर कहाँ है दोस्तों? ए पार्ट के अंदर एरर है। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों? अगर दोस्तों ये आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 78। आसान है दोस्तों, इसमें फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं। तो 78 को देखते हैं हम लोग। द फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। ठीक है ना, मतलब बोला कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार। कब? इन आ सिंगल नाइट, एक ही नाइट के अंदर कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें कॉल आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना। नॉर्मल अपन किसी को कॉल करके या आवाज़ देके बुलाते हैं तो वो क्या होता है? कॉल आउट होता है। कॉल ऑन दोस्तों होता है विजिट। जो अपना कॉल ऑन होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों विजिट करना। विजिट अपन किसी घूमने के उद्देश्य से जाते हैं उसको बोलते हैं। तो कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, तो ये भी नहीं होगा। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है दोस्तों किसी मामले की जांच के लिए। आप लोग जो अपील करते हैं, जांच के लिए अपील करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कॉल फॉर कहलाता है। और कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है दोस्तों बुलावा। कॉल इन का मतलब होता है बुलावा, जो दोस्तों जैसे कोर्ट का बुलावा आ जाता है कई बार, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कॉल इन। तो दोस्तों कॉल इन बुलावा ये है नहीं। कॉल फॉर किसी मुकदमे के लिए आप लोग अपील कर नहीं रहे हो। कॉल ऑन कोई विजिट ये है नहीं। तो ये होगा क्या आंसर? कॉल आउट। ए आंसर होगा दोस्तों 78 में कि अपन ने 3 बार फायर ब्रिगेड को बुलाया एक ही नाइट में। तो किसी को बुलाना क्या होता है दोस्तों? कॉल आउट होता है। दोस्तों आप लोग इनको लिखते रहना, ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये सारी की सारी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना और अच्छे से इनकी स्टडी करना। क्लियर दोस्तों? अगला जो अपना क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल करना है इसके अंदर कि इनमें सबसे बेस्ट जो है वो क्या रहेगा। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 79 का क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। क्या है? ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू सेल द प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी बेचने को तैयार नहीं था। अनलेस, जबकि ही गोट अ मोर प्राइज, उसको जो उसकी प्राइस थी उससे ज़्यादा मिल रहा था। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन होगा ये ट्रू और करेक्ट, ये तो वैसे नहीं होगा। अब यहाँ पर आंसर है रियलिस्टिक। अब लोग ये बोलेंगे सर एक्चुअल प्राइस भी तो हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सेंटेंस का मीनिंग अगर अपन लोग निकालते हैं दोस्तों, इंग्लिश जो है ये 2 तरह से चलती है, एक तो रूल बेस्ड और एक सेंस बेस्ड। तो आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, इसको आपको बाई सेंस सोल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश को दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं जो कि बाई सेंस सोल्व होते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का था, बाई सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना होता है, इसमें भी इसी तरह से आपको सोल्व करना होता है। तो दोस्तों रियलिस्टिक का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, उचित। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपको उसका उचित मूल्य मिलता है, ना कि उसके एक्चुअल प्राइस, कि जो उसका मूल्य वास्तव में होना चाहिए उस प्राइस की बात हो रही है। और दोस्तों जो एप्रोप्रिएट प्राइस होती है वो क्या बोलते हैं? रियलिस्टिक प्राइस। तो इसलिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? रियलिस्टिक रहेगा। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, एक्चुअल प्राइस नहीं, जो उसका उचित मूल्य था ना, उचित मूल्य क्या होता है? रियलिस्टिक प्राइस होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? रियलिस्टिक प्राइस। तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा दोस्तों? सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग 79 तक अपने सोल्व हो चुके हैं। अब अपना 80 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 80 है, आपको क्या फाइंड करना है इसमें? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है दोस्तों? सिनोनिम बताना है। यह है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है शांत, काम। ठीक है दोस्तों, फ्लैगमेटिक का मतलब क्या होता है? शांत होना, काम होना, कूल होना। क्या होता है? फ्लैगमेटिक। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। यह तो वैसे नहीं होगा।
वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, जो सांसारिक जीवन जो होता है ना उसको बोलते हैं वर्ल्डली, तो ये वैसे नहीं होगा। ह्यूज यानी क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये वैसे नहीं होगा। इवन टेम्पर्ड, इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है, कूल होता है या काम होता है, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, इवन टेम्पर्ड। क्लियर है दोस्तों। फ्लैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, कूल होना या शांत होना। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फ्लैग्मेटिक से ऐसे याद कर लो कि कोई आदमी अगर फ्लैग लेके खड़ा है, इसका मतलब वो शांति रखना चाहता है, शांति का प्रस्ताव लेके आया है। कोई आदमी अगर फ्लैग लेके आएगा, फ्लैग्मेटिक मतलब जो फ्लैग लेके आया है, फ्लैग लेके आया है मतलब कौन सा प्रस्ताव रखा है, शांत का, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, शांत। तो इवन टेम्पर्ड, थिन होता नहीं है, वर्डली होता नहीं है, ह्यूज होता नहीं है। अगला दोस्तों 81 जो है, इसमें भी क्या बताना है अपने को, सिनोनिम बताना है। तो वर्ड क्या है, अम्पटिन। अम्पटिन का मतलब होता है दोस्तों काउंटलेस, असंख्य, है ना, जिसको अपन मतलब गिन नहीं पाते हैं। कोई चीज़ जो कि मतलब बार बार कोई काम होता रहता है, जैसे कोई काम, इसका मतलब एक होता है बारंबार होना, मतलब बार बार कोई काम होता है, अपन काउंट नहीं कर पा रहे कितनी बार हो रहा है वो, तो अपन इसको काउंटलेस भी बोल सकते हैं। किसका मतलब होता है, अम्पटिन का। तो दोस्तों अगर आप बात करें कार्कस, कार्कस का मतलब होता है दोस्तों शव, इसका आंसर ये होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, काउंटेस होता है। हम लोग बात करते हैं कार्कस की, तो कार्कस मतलब होता है दोस्तों शव। कौन सा जो शव, जानवर का शव, जो दोस्तों डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, वो क्या होता है, कार्कस होता है। और जो मानव का शव होता है, आदमी की जो डेड बॉडी होती है, पर्सन्स की, ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्प्स। ध्यान रख लेना दोस्तों, जो ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी होती है वो कॉर्प्स होती है, और जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है वो क्या होती है, कार्कस होती है। बर्डन आप जानते हो दोस्तों, वजन, ठीक है ना। जोकुंड, जोकुंड का मतलब होता है जॉयफुल, मतलब जो आदमी मस्त रहता है ना। जोकुंड, जो आदमी कुंड में कूद के हमेशा क्या करता रहता है, इंजॉय करता रहता है ना। जॉयफुल मतलब हमेशा इंजॉय करना, मजे करना, वो आदमी क्या होता है, जोकुंड। जो कुंड में कूद के हमेशा क्या करता रहता है, इंजॉय करता रहता है। क्लियर दोस्तों, यहां तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 81 का दोस्तों आंसर क्या है, ए आंसर है। यहां तक दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से आराम से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 82, ये है PQRS, पैरा जंबल का ये क्वेश्चन है दोस्तों क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिनको बोलते हैं। दोस्तों ये चीजें अगर आपको सही करनी है, इसमें कोई रूल नहीं लगता। मैं आपको इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि कोई ट्रिक होती है, अगर आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। पैरा जंबल की, क्लोज टेस्ट की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका पैसेज होता है दोस्तों, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। अगर आपका रीडिंग अच्छा है, अब बाई चांस चीज़ें सोल्व कर पाते हो, जब तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप इनके लिए आप रीडिंग करना शुरू कर दें, आज ही से न्यूज़पेपर शुरू कर दें, एडिटोरियल जो आता है द हिंदू का उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, चीज़ें ऐसे नहीं आने वाली हैं। क्लियर है। अब हम लोग 82 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि 4 जंबल सेंटेंस दिए गए हैं, इनको अपने को क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 मिल गए, जबकि अरेंज कितने करने हैं, 4। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला, ये तो पहले से ही अरेंज है, इनमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अपने को अरेंज किनको करना है, इनको करना है। ठीक है दोस्तों, पहले अपन आराम से इसको पढ़ते हैं सारे को। द प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली, इंटीमेटली का वैसे मतलब क्या होता है, परिचित होना होता है। क्लियर दोस्तों। तो जो फूड की प्रॉब्लम है वो किससे कनेक्टेड होती है दोस्तों, पॉपुलेशन से कनेक्टेड होती है। ये फर्स्ट वाले का हिंदी अर्थ है। सेकंड वाले का, वेजेज विल सेल्डम राइज इन प्रपोर्शन टू द राइजिंग प्राइस। वेजेज का मतलब होता है जो अपने को पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो जो सैलरी है वो
मुश्किल से बढ़ती है किस रेशियो में, जो प्राइस बढ़ती है, मतलब प्राइस तो ज़्यादा बढ़ती है और जो अपनी सैलरी है वो कम बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस का रेशियो और वेजेज का रेशियो कभी भी एक रेशियो में नहीं होता है, मतलब वेजेज हमेशा कम बढ़ती हैं, प्राइजें ज़्यादा बढ़ती है, ये इसका हिंदी अर्थ है। तीसरा देखें, तीसरे का क्या है, मार्केट इज गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट चलता है वो किसके हिसाब से चलता है, डिमांड और सप्लाई के, मतलब जितना ज़्यादा आप खरीदोगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा सप्लाई की जाएगी। अगर मान लो मार्केट में 100 चीज़ों की डिमांड है तो आप सप्लाई भी कितनी करना चाहोगे, 100 करना चाहोगे। मान लो आपने सप्लाई तो 100 की कर दी और मार्केट में 50 ही खरीदने वाले हैं, तो उसका कोई मतलब है क्या, 50 चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों जो मार्केट चलता है किसके अकॉर्डिंग चलता है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है। विदाउट इनफ फूड, अगर फूड इनफ नहीं है, मतलब अगर 100 लोग हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं बट चीज़ अपने पास 50 है, इसका मतलब 50 लोग तो भूखे रहने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, विदाउट इनफ फूड, अगर फूड इनफ नहीं है तो ये इस तरह के जो लोग हैं उनके क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, लैक हेल्थ, उनके हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रेंथ की, और जो एफिशिएंसी है उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये इसका हिंदी अर्थ है। अगला क्या है, इफ़ टू मैनी पीपल डिमांड गुड्स, यदि गुड्स की बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, गो अराउंड प्राइस विल राइज, तो होता क्या है कि प्राइस बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है वो है अपने पास कम, 50 ही चीज़ें 100 लोग मांग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, प्राइसों को बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। एंड पुअर क्लास विल स्टार्व, और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो क्या रह जाएंगे, स्टार्व यानी भूखे रह जाएंगे। फिर ये लास्ट है, दे फॉल एन ईजी प्रे टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीज, और इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां फिर लोगों में हो जाती है। तो दोस्तों ये इनका हिंदी अर्थ था। अगर हम लोग इनको वापस से करें तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं इनका सीक्वेंस, अगर दोस्तों देखो इसमें आंसर ये है, एक बार अपन ट्राई करके देखते हैं। अगर अपन इसको उठाते हैं, जैसे पी को मैंने उठाया, मैंने लिखा कि जो कनेक्ट मतलब प्रॉब्लम्स है फूड की वो किससे कनेक्टेड है, पॉपुलेशन से। अगर क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फूड भी ज़्यादा चाहिएगा, फूड के पास अपने पास कमी है, तो पॉपुलेशन से क्या प्रॉब्लम हो, मतलब कनेक्टेड होती है, फूड वाली प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में अगर अपन डायरेक्ट लिखते हैं क्या, कि वेजेज इल सेल्डम राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ द राइजिंग प्राइस, तो वेजेज नहीं बढ़ते। दोस्तों अगर मैं ये सेंटेंस डायरेक्ट लिखता हूँ किसके बाद, इसके बाद, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस की चर्चा पहले होनी चाहिए थी। ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ कि जो सैलरी है वो राइजिंग प्राइस के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों ये मैंने अगर सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं पहले प्राइस की चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही। आपने डायरेक्ट अगर ये लिख दिया तो ये सेंटेंस इससे स्टार्ट हो नहीं सकता है। अगर आप आर से लिखते हो, क्या लिखते हो, विदाउट इनफ फूड सच पीपुल, कौन से पीपुल, इनका कहीं ना कहीं पहले डिस्कशन तो होना चाहिए था, तो आप यहां से भी इसको शुरू नहीं कर सकते हो। आप अगर एस से शुरू करते हो कि बहुत सारे लोग अगर डिमांड करेंगे, कौन सारे लोग, पहले कहीं ना कहीं इनका डिस्कशन तो होना चाहिए। तो दोस्तों ये बन नहीं रहा है। अगर आप इसको लेके देखते हो तो आराम से बन जाता है कि जो फूड की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट जो है किसके ऊपर चलता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। और डिमांड और सप्लाई में होता क्या है कि जो वेजेज होती है ना वो मुश्किल से बढ़ती है किसके ऊपर, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। और अगर फूड मतलब विदाउट इनफ फूड सच पीपुल, और अगर इनफ फूड अपने पास नहीं है तो ये जो पीपुल है वो क्या हो जाएंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम उनके साथ हो जाएंगी, और जिसके कारण अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएंगी तो वो उनके क्या हो जाएगी, नई नई डिजीज हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप ये सीक्वेंस देखते हो तो पूरा सीक्वेंस अच्छे से बैठ पा रहा है। देखो दोस्तों इसमें कोई रूल नहीं है, ये अपने को बाय सेंस सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप इनको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपकी रीडिंग कमजोर है, आप रीडिंग पे काम करना शुरू कर दें। आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से मीनिंग निकालना आना चाहिए सेंटेंस का। अगर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेहनत करना शुरू कर दो, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू आप पढ़ा करो। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83। आपको बताना क्या है, एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द बताना है। क्लियर दोस्तों, जो कॉन्कर है इसका मतलब होता है किसी से एग्री करना, किसी से सहमत होना। किसका मतलब, कॉन्कर का मतलब। अगर बात करें पर्टेन का मतलब होता है किसी से संबंधित, रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी से कोई चीज रिलेटेड है तो क्या होता है, पर्टेन करना होता है। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना या प्रकट करना होता है अपन। ठीक है ना, प्रकट करते हैं अपन लोग, क्या होता है उसका मतलब रिवील होता है। डिले आप जानते हो, लेट करना, तो ये वैसे नहीं होगा। तो किसी का
अगर आप किसी से एग्री करते हो, अपोजिट, आप उसका अपोज करते हो, मतलब उसके विपरीत हो। तो आंसर, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, क्या आएगा इसमें, सी आएगा 83। अगर आपका गलत हुआ है तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दें, आसान था ये वाला, ठीक है ना। तो कॉन्कर का मतलब होता है एग्री, इसका क्या होगा, अपोज। पर्टेन का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, रिवील का मतलब प्रकट करना। डिले आप जानते हो, किसी चीज में डिले हो जाना, लेट हो जाना। अगला है वेनेरेशन, इसमें भी क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। वेनेरेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी की रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, क्या करना, सम्मान करना, उसकी रेस्पेक्ट करना। तो वेनेरेशन, वेनेरेशन में ऐसे याद कर लो, विनर। वेनेरेशन में दोस्तों विनर, विनर जो लोग हैं उनका हमेशा क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो दोस्तों सम्मान करना, तो आपके सामने रेस्पेक्ट करना, तो क्या हो गया, डिसरेस्पेक्ट। सामने है, आसान सा है, एम्बेजलमेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों गबन करना। अपन गबन नहीं करते कई बार, जैसे नेता होते हैं, पैसे खा गए, मौज करो, ठीक है ना। गबन करना क्या होता है, एम्बेजलमेंट। दोस्तों इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है ना। ये औ वगैरह ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, क्या होता है, इसका मतलब होता है आ। और इसका जो हिंदी अर्थ है, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, भय, या फिर क्या होता है दोस्तों, डर होता है। डिसरेस्पेक्ट आप जानते हो, किसी का सम्मान नहीं करना। फार साइटेड, फार साइटेड एक ऐसा पर्सन होता है जो फ्यूचर के बारे में अच्छे से डिटरमाइन कर पाता है, मतलब दूरदर्शी, जो भविष्य के बारे में अच्छे से सोच पाता है, उसका अंदाजा लगा पाता है, फ्यूचर को अच्छे से डिटरमाइन कर पाता है, क्या होता है, फार साइटेड होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, डिसरेस्पेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना और लाइक बीच बीच में करते रहना, एक बार ही करना है, ठीक है, बार बार नहीं करना। अगला जो है टू एक्ट आउट। टू एक्ट आउट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को यूज करना। तो यूज करना मतलब सप्लीमेंट, याद कर लें, ठीक है। टू एक्ट आउट, किसी चीज को यूज करना, उसको क्या करना, सप्लीमेंट करना, ठीक है ना। तो टू एक्ट आउट का मतलब होता है। सब्सट्रैक्ट का मतलब आप जानते हो, किसी चीज को सब्सट्रैक्ट करना, घटाना, आपने देखा होगा, सब्सट्रैक्शन करते हो आप, ठीक है ना। टू एच, ये क्या है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन एच, इसका मतलब होता है खोदना। आप जो गड्ढा वगैरह खोदते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, टू एच। और टू ऑस्ट, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। टू ऑस्ट क्या होता है, बाहर निकालना। तो टू अकाउंट का मतलब क्या होगा, टू सप्लीमेंट। टू एच का मतलब खोदना, टू ऑस्ट का मतलब बाहर निकालना। तो यहाँ तक दोस्तों अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हमारी अगली इडियम पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें अपने को क्या करना है, अपने को इडियम है दे रखी है, आपको इस इडियम का मीनिंग निकालना है। तो दोस्तों आप लोग देखना, इडियम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बाई सेंस आपके सोल्व। दोस्तों इडियम अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप बाई सेंस अपना दिमाग लगा के दोस्तों इडियम के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इडियम एक ऐसी चीज़ है जो वोकैब का मैं सबसे आसान पार्ट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इडियम को आप बाई सेंस सोल्व कर सकते हो। अगर आपको याद भी नहीं है, अगर आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ रखा है, तो आप उसमें सेंस लगा के क्वेश्चन के मीनिंग को समझ के सोल्व कर सकते हो। जैसे दोस्तों अपना 86 का क्वेश्चन है, लिखा वी शुड गिव ए वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर। मतलब हमें बैड कैरेक्टर से क्या रहना चाहिए, अगर आप सेंस लगाओ, बैड कैरेक्टर से क्या रहना चाहिए, बैड कैरेक्टर से दूर रहना चाहिए। तो दूर रहना चाहिए तो कौन सा सेंस आएगा इसमें, सी वाला, कीप अवे फ्रॉम। गिव पब्लिकली टू क्या होता है, ये पब्लिकली क्या दोगे आप बैड कैरेक्टर को, है ना। ये कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, किसी की। तो इसमें निंदा विंदा करना नहीं है भाई, ठीक है ना। जो बुरे लोग होते हैं, बैड कैरेक्टर जो लोग होते हैं, उनसे निंदा विंदा नहीं करनी किसी की भी, ठीक है ना। तो निंदा नहीं करनी, डायरेक्ट क्या करना, अगर किसी का कैरेक्टर बैड है तो आप उससे दूर हो जाओ, कीप अवे फ्रॉम। क्लियर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 87, वो है डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनका ये क्वेश्चन है। तो देखो, निशा टोल्ड मोनिका, निशा ने किसको कहा, मोनिका को कहा, क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह क्या ड्रेस है, यू आर वेयरिंग, जो तुमने पहन रखी है, ठीक है। जो दो ड्रेस पहन रहे हैं उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक रूल होता है कि अगर व्हाट और हाउ के बाद अगर आपको एडजेक्टिव मिलता है
तो आप वेरी में चेंज करते हो, ठीक है ना। वोट को किस में चेंज करोगे आप, वेरी में चेंज करोगे। और अगर आपको नाउन मिलता है तो आप लवली, ग्रेट इनमें चेंज करते हो, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो अगर इसमें आप सीधा ऑप्शन देखो डी, तो ये तो वैसे ही कट गया, क्योंकि टोल्ड कहाँ से आ गया, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड लगाओ आप, ठीक है ना। अब देखो अगर आप देखोगे इनमें तो निशा एक्सक्लेम्ड, अगर आपने मोनिका नहीं लिखा है, किसी में नहीं लिखा है एक्सक्लेम्ड मोनिका, तो अगर आप करते हो क्वेश्चन सोल्व, निशा एक्सक्लेम्ड दैट, दैट ही कंजंक्शन आता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा अपन ने कि ये जो यू है ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मोनिका, ठीक है ना। तो लिखा मोनिका, अब ये आर था तो आपने वोज में लिखा वोज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो दोस्तों ये तो वैसे ही सी हो गया। अगर आप सेकंड को देखते हैं तो आपने सी लिख दिया, तो दोस्तों आपने मोनिका का नाम लिखना जरूरी था। अगर यहाँ पर आप मोनिका लिख देते, जैसे सी वो निशा एक्सक्लेम्ड मोनिका, अगर यहाँ पर मोनिका होता तो आप सी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोनिका का कहीं डिस्कशन ही नहीं है तो सी तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो निशा एक्सक्लेम्ड मोनिका इज, तो दोस्तों जब नरेशन चेंज होता है तो टेंस भी चेंज होता है। अगर ये प्रेजेंट का था तो ये पास्ट में होना चाहिए, तो ये वैसे कट गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मोनिका का डिस्कशन नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर मोनिका आता तो यहाँ पे सी लिखते, यहाँ पे आपने मोनिका नहीं लिखा, क्रोज नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप क्या लिखो, मोनिका लिखो। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए करेक्ट होगा। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग, ठीक है दोस्तों। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का मतलब ये होता है कि दोस्तों कोई पर्सन है जिसके पास उसकी एज से ज़्यादा एबिलिटी है, मतलब उसकी जो एज है उसमें उस एज के अकॉर्डिंग जो एबिलिटी होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा एबिलिटी है तो वो कौन होता है, प्रिकॉशियस होता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इनको लिखते रहना दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक वर्ड का मीनिंग जो बता रहा हूँ इनको आप नोट डाउन करते रहना। उसके बाद में है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर, नॉट सेफ। प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, खतरनाक होना, ठीक है। फिर है ये पोर्टेंटस, इसका मतलब होता है अमंगल। क्या होता है, अमंगल का अपशगुन नहीं होता, अमंगल या अपशगुन, जिनको बोलते हैं कि यार ये तो अपशगुन हो गया, वो क्या होता है, पोर्टेंटस होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी होगा। प्रीकॉशियस क्या होता है, एक आदमी में उसकी उम्र से ज़्यादा एबिलिटी होना, उसकी एज से ज़्यादा एबिलिटी होना, प्रीकॉशियस होता है। प्रीकैरियस होता है खतरनाक, डेंजर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पोर्टेंटियस अमंगल है, अशुभ होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 89, ठीक है दोस्तों, वन वर्ड का अपना जो क्वेश्चन है चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सीम टू बी एवरीवेयर इन और इन सेवरल प्लेस एट अ सेम टाइम। एक ही जगह पर बहुत सारी जगह होना या बहुत सारी जगह पे मतलब हर जगह क्या होना, प्रेजेंट होना, इसका मीनिंग है। तो दोस्तों ये जो अंक्ट्यूअस होता है, अंक्ट्यूअस का मतलब होता है जोशीला। क्या होता है दोस्तों, जोशीला होता है। तो यहां तो कोई जोशीला नहीं है। अनकैम्प्ड का मतलब होता है दोस्तों गंदा, सूगला जिसको बोलते हैं, तो यहां पर भी नहीं है। अंडुलेटेड का मतलब होता है लहराना, लहरदार। क्या होता है दोस्तों, लहरदार होता है। और ये जो होता है यूबिक्वेटस होता है, सेमिंग टू बी एवरीवेयर, जो आदमी हर जगह दिखता है, प्रेजेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है, यूबिक्वेटस होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा है ना। लाफिंग, लाफ्ड एट मतलब फ्रेजल वर्ब है ये। और दोस्तों जब फ्रेजल वर्ब वाले सेंटेंस का अपन लोग क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अपन प्रीपोजिशन को रिमूव नहीं करना है और बाय का भी यूज करना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे,
द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, ऑब्जेक्ट क्या है? बैगर। तो द बैगर पास्ट का है तो वॉज लाफ्ड करो, तो द बैगर वॉज लाफ्ड, तो वॉज लाफ्ड बाय, इसमें एट हटा दिया तो ये हट गया, ये बीइंग कहाँ से आ गया? कॉन्टिन्यूअस के है ये, तो ये वैसे हट गया, तो वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉयज। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 91 क्लियर है? 91 दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब अपना जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये गलत है तो आप सही करो, सही है तो रहने दो, छोड़ दो, जैसा भी है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन मैं देखूं, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन एनीबडी। दोस्तों देखो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है, तो आपको सही लग रहा है कि यार इन समबडी तो होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कुछ चीज़ें होती हैं, फाइंड फॉल्ट जो होता है ना उसके अंदर अगर आप लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर उसके आगे यूज कर रहे हो, फाइंड फॉल्ट के साथ अगर आप किसका यूज कर रहे हो? इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को किसका यूज करना है? विथ का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। रटने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, आप अच्छे से रट लेना। फाइंड फॉल्ट अगर है तो आपको इन एनीबडी, दिखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, लेकिन इन एनीबडी नहीं आएगा, क्या आएगा? विथ एनीबडी आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं 92, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। तो वी वर बिल्कुल सही है, अवेयर आ गया, अवेयर के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। वॉट हैड हैपन्ड इन प्रीवियस मीटिंग, तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या है? नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अवेयर के साथ ऑफ ही आता है और वी है तो प्लूरल आनी चाहिए, वर्ब प्लूरल आ रही है, ये पास्ट का है और ये पास्ट का सिंपल में आ रहा है, तो ये पास्ट के परफेक्ट में होना चाहिए, जो कि हो रहा है, कि जो पास्ट में हो गया था ना उसके बारे में अवेयर हमें रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आसान सा था, नो इम्प्रूवमेंट अवेयर ऑफ ही लेता है अपने बाद में, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। 93 अपने को करेक्ट स्पेल को फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें तो ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। फैसिनेशन नॉर्मल वर्ड है, मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्ट होना, है ना, आकर्षित होना, आकर्षण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैसिनेशन, किसी की ओर आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, क्या होता है? फैसिनेशन होता है। ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है वही दोस्तों। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट अपना आ गया है और आई थिंक इसके क्वेश्चन ऊपर से हैं, यहाँ से हैं, ओके। तो हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपना। वी यूज्ड टू, मतलब किसी पास्ट हैबिट की बात हो रही है। लुक फिल करना है टू द हॉलीडेज, हमें मतलब मैं क्या करता था? हॉलीडेज के बारे में क्या करता था? ऑप्शन देखते हैं, पता चलेगा क्या करता था हॉलीडेज के बारे में। तो लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है विचार करना। ए ऑप्शन का मतलब अगर आप लुक फॉरवर्ड करोगे उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? विचार करना। तो विचार करना हो सकता है। लुक टुवर्ड, लुक टुवर्ड का मतलब आगे देखना, लुक बैकवर्ड पीछे देखना, लुक अप किसी के सामने नॉर्मल बात करना, झांकना, किसी के ऊपर देखना, अपन यूँ झांकते नहीं है किसी को, तो क्या होता है? लुकअप होता है। तो दोस्तों क्या कर रहा था वो? विचार ही करता होगा। अगर आप क्वेश्चन को लगाओगे, इसे देखोगे इसमें, तो मैं क्या करता था? हॉलीडेज के ऊपर विचार करता था, तो क्या आएगा दोस्तों? लुक फॉरवर्ड आएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लुक टुवर्ड, सामने नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, झांकना नहीं है, क्या करना है? विचार करना है। किसके ऊपर? हॉलीडेज के ऊपर। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ए आएगा, फॉरवर्ड आएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? उसके बाद में अगला क्या है आप देखोगे कि मैं हॉलीडे के बारे में विचार करता था, ठीक है। आई वॉज यूजुअली, और मेरे साथ होता क्या था कि जो अंकल जी हैं उनके घर मैं जाता था, ठीक है ना। तो दोस्तों एक तो इसमें है वेंट, वेंट यानी मैं जाता था, सेंट यानी भेजा जाता था, ट्रैवल और विजिटेड तो वैसे हट गया क्योंकि विजिट तो अपन किसी हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह करते हैं, ट्रैवल्ड अपन नॉर्मल होता है, तो ये तो वैसे कट गया। अब वेंट भी हो सकता है और
सेंट भी हो सकता है। तो एक बार अपन इन दोनों को रखते हैं अपने, अब यहाँ पे अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर अपन आगे पढ़ते हैं, जैसे आगे पढ़ते हैं अपन लोग, एक बार यहाँ पे छोड़ते हैं कि मुझे अंकल के घर भेजा जाता था या मैं अंकल के घर गया, है ना, या जाता था। वेयर, जो उसके बच्चे थे वो क्या करते थे, रहते थे। आगे अंदर क्या है, अच्छा वेयर, इसमें केयर्ड आ गया, ऑक्यूपाई आ गया, रहना आ गया, गार्डेड आ गया, टॉट आ गया। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप इसका एक बार मीनिंग निकालो पूरा, एक बार इसको यहाँ से यहाँ तक एक बार दोबारा अपन पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर एक बार पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं विचार करता, जब मैं अपने छोटे के बारे में विचार करता था तो मुझे अंकल के घर मैं जाता था जहाँ पर कौन रहते थे या जिनको मैं पढ़ाता था, ऐसा है अंकल जी के बच्चे, जिसके लिए मुझे क्या कोई सैलरी नहीं मिलती थी। तो दोस्तों सैलरी अगर नहीं मिलती थी तो जाने की कभी कोई सैलरी मिली है क्या? जाने की तो सैलरी नहीं मिली, लेकिन ऑप्शन में एक चीज़ था टॉट, लेकिन टॉट के बारे में तो कोई ना कोई सैलरी की बात हो सकती है, क्योंकि टीचिंग के लिए क्या सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर क्या मिलते थे, किसी सैलरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो टॉट आएगा, यहाँ पर तो क्लियर हो गया। तीसरे के अंदर, सेकंड के अंदर अगर आप लोग वेंट मतलब खुद की मर्जी से नहीं जाते थे, क्योंकि पढ़ाना पड़ता है वहाँ पे जाके, तो आप क्या करोगे, सेंट करोगे वहाँ पर। तो मैं क्या करता था, जब मैं हॉलीडे पे विचार करता हूँ तो मुझे क्या करता था, मेरे अंकल के घर भेज दिया जाता था, जहाँ पर मैं क्या करता था, टीचिंग कराता था। किनके, हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों को। आई डिड नॉट गेट पेड सैलरी, जिसके लिए मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता था। फॉर, इसके लिए, अब आगे इसके लिए क्या है फोर्थ ऑप्शन में, फॉर देम। ये देम के लिए क्या होता है, मतलब टीचिंग की बात हो रही है, मतलब जो टीचिंग करवाता था ना उसका पैसा नहीं मिलता था, तो उसके लिए हुम, नाउ, ये तो है नहीं, क्या आएगा, दिस आएगा। क्लियर दोस्तों। तो जो मैं टीचिंग करवाता था उसका पैसे, उसके लिए मुझे उसका पैसा नहीं मिलता था। वोट आई रिसीव्ड इन रिटर्न, और जो मुझे रिटर्न में मिलता था, मतलब जो मैं टीचिंग कर रहा था ना उसके बदले मुझे जो मिलता था, क्या मिलता था, हाउएवर, हालांकि, वाज फार मोर, वो ज़्यादा था। क्या, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो टीचिंग के लिए कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, डिजर्विंग ये तो कुछ है ही नहीं, हेल्पिंग वगैरह जैसा कुछ है नहीं। वैल्यूएबल होगा कि मतलब जो मुझे मिलता था ना वो ज़्यादा वैल्यूएबल था, मतलब जो मैं पढ़ाता था ना उसके लिए मुझे पैसा तो नहीं मिलता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिलती थी। वो क्या मिलती थी, क्या मिलती थी, माई अंकल वाज एविड रीडर। एविड रीडर का मतलब होता है जो आदमी पढ़ने का बहुत शौकीन होता है, उत्सुक रीडर जिसको बोलते हैं। होता क्या था कि जो मेरे अंकल थे वो एक एविड रीडर थे, मतलब उत्सुक रीडर थे। ड्यूरिंग द टाइम, इस दौरान, आई स्पेंड विथ हिज फैमिली, जो टाइम उनकी फैमिली के साथ स्पेंड करता था। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, तो मेरे पास एक अवसर मिलता था, क्या, रीड द वोस्ट बुक ऑफ टू रीड द वास्ट अमाउंट ऑफ बुक्स, मतलब मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ने का क्या मिलता था, अवसर मिलता था, अपॉर्चुनिटी मिलती थी। एंड मैगजीन्स, और बहुत सारी मैगजीन्स और बुक्स पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। दैट ही पजेस्ट, जो वो रखते थे। दिस इम्प्रूव माई इंग्लिश, इसने मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। टू सम एक्सटेंट रीडिंग बिकॉज ऑफ माई न्यू हॉबी, और इस रीडिंग के कारण जो मतलब इस चीज़ से मेरे क्या हुई, इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुई, और धीरे धीरे ये चीज़ क्या बन गई, मेरी हॉबी बन गई। तो दोस्तों अगर यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग बाई सेंस सोल्व करेंगे इसको, इसमें दोस्तों कोई रूल नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो, सेंस लगा पा रहे हो, अगर आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी है, रीडिंग आपकी अच्छी है, तो ही आप क्लोज टेस्ट को सोल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या था, ही यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, क्या करता था, विचार करता था। ठीक है ना। उसके बाद में क्या करता था, उसको मुझे कहाँ भेजा जाता था, अंकल के घर पे, जहां मैं क्या करता था, टॉट, पढ़ाता था। किनको, उनके बच्चों को, जिसके लिए मुझे सैलरी नहीं मिलती थी, है ना, किसके लिए, उस टीचिंग के लिए, फॉर दिस। लेकिन जो मुझे मिलता था वो क्या था, ज़्यादा वैल्यूएबल था। क्लियर दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 99। ठीक है दोस्तों। 99 क्वेश्चन जो है PQRS का है, आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। इसमें 4 ही सेंटेंस दे रखे हैं। ठीक है ना। और इन्हीं को क्या करना है, अपने को अरेंज करना है। क्लियर। क्वेश्चन है हेयर, यहाँ पर द पिक्चर्स है किस किस की, परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर की एंड हेरिटेज लेड इन तमिल स्ट्रीट की। ब्लेंड,
इनटू वन अनदर, जिनको क्या कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलाना होता है। द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों आपस में जो विरोधाभास होता है उसको बोलते हैं। विरोधाभास आपस में जो है ना, विरोधाभास जिसको बोल सकते हैं, मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते उनके बीच में कुछ, मतलब मनमुटाव समझ लो आप। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बाद में, जो कोएग्जिस्टेंस मतलब जो साथ में रहते हैं, इज एविडेंट, वो एक प्रूफ है। एविडेंट का मतलब क्या होता है, सबूत होना। वो एक एविडेंट है किसका, मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज का। और जो ओल्ड और न्यू, और जो पुराना और नया है वो क्या है, एक डिफरेंट वर्ड है। यहाँ पर वर्ड्स का जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा जगह। तो ये जो क्या है, पुराना और जो नया संसार है, जो जगह है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। सर्वाइविंग, जो कि सर्वाइव कर रही है साइड बाय साइड। नॉट येट क्रॉसिंग दैट चार्म्स, चार्म्स का मतलब होता है दोस्तों दरार, जो कि ये जो दरार है या ये जो खाई है इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। मतलब ये जो वर्ड है ना, पुराना जो वर्ड है और जो नया जो वर्ड है, इनके बीच में खाई है और इसको क्या कर पा रहे हैं, वो लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, देयर इज ए प्लेस थ्रू, और यहाँ पर एक प्लेस है, कहाँ से, पुडुचेरी से लेके जहाँ से कॉन्ट्रास्ट शुरू होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब जहाँ से कॉन्ट्रास्ट शुरू होता है, लाइक नाउ एवर एल्स, और अभी तक ये जो हर जगह लगभग ये चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मीनिंग है। अगर हम लोग इसमें देखें तो अगर आप सी से देखते हो, डायरेक्ट शुरू करते हो, देयर इज ए प्लेस थ्रू पुडुचेरी वेयर कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सेलिब्रेटेड होता है, और वो हर जगह हो गया। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप शुरू करते हो तो कौन सी जगह, कहीं जगह की पहले चर्चा, कहीं डिस्कशन तो होना चाहिए था। तो ये तो वैसे कट गया, डी से शुरू होगा नहीं। अगर आप सी से करते हो, ओल्ड और न्यू की, जो कि क्या है, डिफरेंट वर्ड है, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में जो दरार है। तो मतलब ये जो दरार है ये किसके कारण आई थी, किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण, किसी विरोधाभास के कारण आई होगी। तो वहीं उसकी डिस्कशन पहले होना चाहिए था। तो यहाँ से भी आप शुरू नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों तो वैसे कट गए। मतलब अगर ये जो ऑप्शन बचे हमारे पास, ए और बी बचा है। अगर हम लोग ए ऑप्शन को देखते हैं तो जैसे इसमें बी से शुरू हो रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस इज एविडेंट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है कोएग्जिस्टेंस का, वो एविडेंट है किसका, मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटी का, वो एक एविडेंट है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग ए पे आते हैं, हेयर द पिक्चर्स, डायरेक्ट पिक्चर्स की बात हो गई। ये तो कहीं कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा, तो ये वैसे हट गया। अगर आप बी को देखते हो, कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कोएग्जिस्टेंस का एविडेंट है मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, है ना। तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की कहीं ना कहीं बात हो गई। और ये जो सिटीज़ के बारे में क्या है, जो ओल्ड और न्यू ये जो है उनमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट है। और इस दरार को या खाई को क्या कर नहीं कर पा रहे हैं, पर लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जो प्लेस है कहाँ से लेके, पुडुचेरी से लेके, और जो कि नाउ एवर हर जगह जो कि चल रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक पिक्चर है, कहाँ की, फ्रेंच क्वार्टर्स की और हेरिटेज लेदन तमिल स्ट्रीट की, जिनको क्या कर दिया गया है, आपस में मिलवा दिया गया। तो दोस्तों इसमें ये आंसर होगा। दोस्तों देखो इनमें रूल है नहीं। अभी मैं आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इसका हिंदी अर्थ समझा सकता हूँ। हिंदी अर्थ करने के बाद आपको इनको 2-3 बार ट्राई करना है और बहुत सा रीडिंग पे अच्छे से काम करो। PQRS पे दोस्तों आप जितने हो सके आप निकाले जाओ, ये ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगे। ये दोस्तों ऐसी चीज़ नहीं है, PQRS क्लोज टेस्ट ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत मेहनत करने के बाद सोल्व होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10, 12, 15, 20 सोल्व कर लिए और आपको आने लग जाएंगे। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपके ये सही होने लगेंगे। बहुत मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों, आपको करनी पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है रॉन्ग, मतलब आपको गलत स्पेलिंग ढूंढनी है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान सा है। कमेंसमेंट, इसमें डबल M आता है, एक M और एक और M आएगा। तो मिस स्पेल्ड क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में होता है किसी चीज़ को शुरू करना, है ना, किसी भी काम को शुरू करना क्या कहलाता है, कमेंसमेंट कहलाता है। कंटिन्यूएशन, किसी काम को लगातार करना, ठीक है। रिसेंटमेंट, इसका मतलब होता है एग्री करना, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है दोस्तों। जो असंतुष्टि होती है, डिससेटिस्फैक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिसेंटमेंट होता है। ट्रायंगुलेशन आपको पता होगा, त्रिभुजाकार, तो ये भी दोस्तों अच्छा वर्ड है, डिससेटिस्फैक्शन, रिसेंटमेंट। तो इसमें गलत स्पेलिंग क्या थी, ये वाली थी। इसमें M जो है वो डबल आएगा, एक नहीं आएगा, COMMENCEMENT। इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।